नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम झारखंड डायरी। और झारखंड डायरी में चर्चा के लिए हमारे साथ झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार जी हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, आज झारखंड डायरी में हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से रघुवर दास की और जयराम महतो की। जयराम महतो को लेकर चर्चा हमने पहले भी आपसे की है। जयराम महतो की असली कहानी क्या है, यह आपने बताई है। लेकिन जयराम महतो चुनाव तो जीत गए डुमरी से। इसका ढोल अब झारखंड में ही नहीं पूरे देश में बज रहा है। लेकिन यह कम लोग जानते हैं कि जयराम महतो चुनाव हारे भी हैं और उन्हें किसी ने हराया भी है। बेरमो में शायद चुनाव हारे, अनूप सिंह ने चुनाव हराया है। तो झारखंड डायरी के पहले प्रसंग में हम लोग जयराम महतो की चर्चा करेंगे और दूसरे प्रसंग में देखिए, जब हम हार की चर्चा करेंगे तो यह भी समझेंगे कि रविंदर पांडे जो कई मर्तबे सांसद रहे, वह कैसे बेरमो विधानसभा के चुनाव में तीसरे स्थान पर चले गए। और यह भी समझेंगे कि रविंदर पांडे को सांसद का चुनाव क्यों नहीं लड़ना पड़ा और विधायक का चुनाव क्यों लड़ना पड़ा। जयराम महतो ने क्या पहले समझ रखा था कि बेरमो और डुमरी दोनों कठिन सीटें हैं, इनमें से कहीं एक में ही जीत मिल सकती है। और दूसरा प्रसंग रघुवर दास का। रघुवर दास 2019 में मुख्यमंत्री थे जब झारखंड विधानसभा का चुनाव हो रहा था। तो रघुवर दास स्वयं हारे, भाजपा की सत्ता चली गई। रघुवर दास आज उड़ीसा के राज्यपाल हैं। रघुवर दास को निर्दलीय सरयू राय ने हराया था। किस तरीके से हराया था यह हम और आप जानते हैं। और इस बार 2024 में जब हमने और आपने नतीजों में देखा कि पूरे झारखंड में हेमंत सोरेन की लहर चल रही थी, तो रघुवर दास इस बार उम्मीदवार नहीं थे। सरयू राय को जमशेदपुर वेस्ट में भेज दिया गया था। रघुवर दास के बेटे के बारे में कई किस्से कहानियां हैं। रघुवर दास की बहू को चुनाव लड़ाया बीजेपी ने। रघुवर दास हार गए 2019 में, लेकिन रघुवर दास की बहू जीत गई 2024 में। भले ही झारखंड में भाजपा हार गई। तो जयराम महतो की हार, रघुवर दास 2019 में हारे, 2024 में बहू जीती। इन दोनों कथा जो है, दोनों कहानी है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को, अपने दर्शकों को जो आपको लगातार सुनते हैं, उन्हें बताएं कि इसके पीछे क्या सब कारण रहे और क्या परिस्थितियां रही। आनंद जी। जी, धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों का, लाइव सिटीज जो देख रहे हैं उनका अभिनंदन। पहले जयराम महतो से शुरू करते हैं। जयराम महतो हारे, आपने बड़ी अच्छी बात कही और बहुत सही बात कही कि जयराम महतो जीत गए एक सीट से, उसकी चर्चा बहुत है। लेकिन जयराम महतो एक सीट से हार गए हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। एक दो लोगों का मैंने इंटरव्यू देखा जो उनसे पूछ रहे थे कि आप बेरमो में क्यों हार गए, तो जयराम महतो का कहना था कि मुझे समय नहीं मिला, मैं सिर्फ एक सभा कर पाया। तो मेरे मन में भी सवाल आया कि जब आप इतने बड़े नेता हैं, आपकी इतनी लहर चल रही है और आपके 25 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 25,000 ज्यादा वोट लाए हैं, 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 70,000 ज्यादा वोट लाए हैं। जीते भले जयराम महतो, लेकिन 3 जगह उनकी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। वो खुद भी एक बेरमो में जहां वो हार गए, वहां दूसरे नंबर पर थे। तो ये हार की चर्चा क्यों नहीं, और हार के कारण क्या हो सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है चुनाव तो लोग जेल में रह के जीत जाते हैं, बिना चुनाव प्रचार किए जीत जाते हैं। तो जयराम महतो अगर हार गए तो उसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए, और मैं इस बात के लिए भी आपका साधुवाद दूंगा, क्योंकि झारखंड में किसी ने यह चर्चा नहीं की है। हम लोग आपके हो जाने से पहली बार ये चर्चा कर रहे हैं। मुझे जो हार का कारण दिख रहा है, देखिए, बेरमो और डुमरी का जो अंतर है, बेरमो में वे मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, वहां एक स्वाभाविक इनकम्बेंसी थी मंत्री के खिलाफ भी। और चूंकि जयराम महतो उस इलाके से आते हैं और वहां कुर्मी समुदाय का एक बड़ा भारी वोट बैंक है, बेस है, तो जयराम महतो डुमरी से जीत गए, वहां उनको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन बेरमो एक ऐसी जगह है जहां खतियानी मूलवासी भी है, जहां बाहरी लोग भी हैं, जो तथाकथित जिनको बाहरी कहा जाता है, जो अब झारखंडी हो गए। कोयला का क्षेत्र है, बिल्कुल कोयला का क्षेत्र है। और वहां 2 बड़े नेता चुनाव लड़ रहे थे। एक तो रविंद्र पांडे थे जो गिरिडीह लोकसभा सीट से 5 बार सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर,
दूसरी तरफ अनूप सिंह जी थे, जिनके पिता राजेंद्र सिंह एक बड़े कद्दावर नेता थे, बड़ी बड़ी हैसियत रखते थे, खास करके मजदूर राजनीति में। और कहीं न कहीं अनूप ये सिंह, देश भर में। हाँ, कहीं न कहीं अनूप सिंह में भी पिता की जो विरासत है वो आई है उनके पास। तो वे भी उसी लाइन हम्म, पर राजनीति कर रहे हैं, वो भी यूनियन की राजनीति करते हैं, विधायक भी बने थे उनके निधन के बाद। जराम हम्म, मतों का फैक्टर यहाँ इसलिए काम नहीं किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रविंद्र पांडे से पहले हमेशा यहाँ एक महतो उम्मीदवार देती थी, कुर्मी उम्मीदवार। इस जी बार इस बार हम्म, उन्होंने रविंद्र पांडे को दिया। तो जयराम महतो की हम्म, तरफ जो भाजपा के जो कुर्मी वोट बैंक थे वो जयराम महतो की तरफ शिफ्ट कर गए। लेकिन अनूप सिंह के पास चूंकि अपने पिता की विरासत थी, उनका अपना व्यवहार है, मजदूर राजनीति करते आए हैं वो, तो मजदूरों का एक जो बड़ा तबका है, यूनियन की राजनीति करते हैं, तो वो उनके साथ रह गया। साथ में वो हम्म, सहृदय है, लोगों के लिए सर्वसुलभ है, एक उनका अपना पुराना जनाधार है। तो इन सब बातों से अनूप सिंह को फर्क नहीं पड़ा। हालांकि जयराम महतो का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें वो अनूप सिंह हम्म, का रास्ता रोक कर खड़े हो गए थे गाड़ी पर और उनको चुनौती दे रहे थे बार बार। और बहुत सारी बातें, बहुत अनर्गल प्रलाप भी उन्होंने किया था अनूप सिंह के बारे में। उनके पिता तक को भला बुरा कहा, कोयला चोर उनको कह दिया कि कोयला चोर को 12-12 बॉडीगार्ड मिले हुए हैं, तो पीछे हटो, हमारा हम हम्म, पहले जाएंगे। अनूप सिंह समझदार नेता है और उन्होंने अपना काफिला पीछे कर लिया, जयराम महतो आगे चल गए। तो जो अनूप सिंह को प्रवोक करने की, उनको उकसाने की कोई जो कोशिश कर रहे थे जयराम महतो, ताकि उनको उकसा कर और वोटों को अपने पाले में किया जा सके, अनूप सिंह ने अपनी राजनीतिक बुद्धिमानी से उस चाल को विफल कर दिया। और इस तरह से जयराम महतो की जो चाल थी कि मूलवासी बाहरी एगड़ा पिछड़ा करेंगे तो अनूप सिंह को दिक्कत होगी, वो चाल चली नहीं। और अनूप सिंह अपने वोट जी जो उनके थे, उन वोटों के बदौलत जीत गए। हम्म, नुकसान हो गया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, क्योंकि कुर्मी जनाधार जो था हम्म, वो उनसे खिसक कर जयराम महतो की तरफ चला गया। तो जयराम महतो हार गए। जी लेकिन सवाल फिर भी वही है कि अगर आप इतने लोगों के हृदय सम्राट हैं और इतने बड़े नेता हम्म, हैं, कहा जा रहा है कि जयराम महतो की लहर चल रही है, तो उनका हार जाना वाकई चर्चा का विषय तो बनता है। वो खुद भी कह रहे हैं, वो खुद भी कह रहे हैं कि मैं तो सीएम मटेरियल हूं, सीधे तौर पर सीएम मटेरियल हूं। जी, देखिए, झारखंड की जी राजनीति में हमने समय समय पर ऐसे नेता देखे हैं। आपको याद होगा हम्म, सूरज सिंह बेसरा नेता है हमारे यहाँ। बिल्कुल आपको याद जी होगा 1990 का चुनाव जीते थे, निर्दलीय जीते थे। हम्म, और जब लालू यादव ने बिहार विधानसभा में कहा कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा, तो गुस्से में उन्होंने इस्तीफा जी पटक दिया था। और वो दिन है और आज हम्म, का दिन है, वो आज तक दोबारा विधायक नहीं बन पाए। जानकार बहुत हैं, जी संविधान का पैरा हम्म, पैरा अध्याय आपको सब पढ़ के सुनाएंगे। लेकिन वही उम्र जी नहीं थी, जयराम महतो से ज्यादा हम्म, जोश जवानी थी उनके पास। और उस समय तो हम्म, सूरज सिंह बेसरा के आह्वान पर झारखंड बंद हो जाया करता था, 2-2 दिन बंद होता था। लेकिन यही है कि आप जी अगर आंदोलन एक बिल्कुल अलग चीज है, राजनीतिक परिपक्वता बिल्कुल अलग बिल्कुल चीज है। तो जब आप विधायक बन हम्म, जाते हैं, जब आप एक राजनीति में कदम रखते हैं, तो बहुत सारी चीजों को सहना पड़ता है, बहुत सारी चीजें तरीके से करनी पड़ती हैं। तो आंदोलन के समय जब आप अधिकारियों को बड़ा बुरा कहते हैं या उनके अपशब्द कहते हैं, तो आंदोलन में चल जाता है। लेकिन आप विधायक बनने के बाद ये सब करेंगे तो ये सब ज्यादा दिन तक चलता हम्म, नहीं है। तो यही कारण है। हम्म, सूरज सिंह बेसरा थे, रांची में गुलशन अलाजमानी थे, ये लोग फायर ब्रांड नेता थे, तुरंत गुस्से में आते थे, कुछ कर जी जाते थे। लेकिन हम्म, जनता, हम्म। देखिए, जनता उम्मीद करती है कि हमने आपको आंदोलनकारी के रूप में जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया। सूरज मंडल याद कीजिए ना, कहां से कहां चले गए। जी, लेकिन सूरज हाँ सूरज मंडल उस तरह के फायर ब्रांड नहीं थे जिस तरह के सूरज सिंह बेसरा थे। जी इन्होंने इन्होंने आजसू बनाई थी। अच्छा झारखंड मुक्ति हम्म, मोर्चा के जब अध्यक्ष हुआ करते थे निर्मल महतो, तो उन्होंने आंसू जो असम वाला था, प्रफुल्ल महंत वाला, ऑल बिल्कुल असम स्टूडेंट्स यूनियन, हम्म, उसकी तर्ज पर आजसू बनाया, हम्म, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। जी और उसके नेता बने सूरज सिंह हम्म, बेसरा और बहुत सारे नेता थे। लेकिन ये लोग अपने, हम्म, जब झारखंड बन गया तो जिस राजनीतिक परिपक्वता की उम्मीद थी वो इनसे नहीं हो पाई। ये उसी धारा में रह गया जो 1990 का दौर था कि आज भी आंदोलन करते हम्म, रहेंगे। तो जब आपको राजनीति मिल गई, आपको राज्य मिल गया, तो अब आपको राज्य को बनाना है, संवारना है। आपको जो जिम्मेदारी मिली है, जो सदन के अंदर भी अगर आप चीखने लगेंगे तो सदन के अंदर तो आंदोलन नहीं होगा। सदन की एक विधायी प्रक्रिया होती बिल्कुल है। एक विधायक के रूप हम्म, में आपको जो विशेषाधिकार मिलते हैं, तो आपको अफसरों से कैसे बात करनी है, जनता से कैसे बात करनी है, हम्म, तो ये सीखना पड़ता है। मुझे लगता है जयराम महतो जितनी जल्दी सीख जाएंगे उतना जल्दी अच्छा होगा। नहीं सीखेंगे तो मुझे डर है कि कहीं सूरज सिंह बेसरा और गुलशन लाल आजमानी जैसे नेताओं जैसा उनका हाल ना हो जाए। सुरेश महतो का क्या हाल हुआ यह भी देख रहे हैं हम लोग। हाँ, लेकिन सुदेश में तो इस तरह की राजनीति नहीं करते थे। उन्होंने एक तो आजसू नहीं करते आजसू से जो टूटा हुआ वर्ग था उसको लिया। और सुदेश महतो को आप हम्म, देखेंगे, जब से उन्होंने आजसू आजसू पार्टी बनाई, एक तो आजसू था, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, उन्होंने आजसू हम्म, की तर्ज पर
आजसू पार्टी बनाई। आजसू का कोई फुल फॉर्म नहीं है, उसका नाम ही आजसू पार्टी है। लेकिन ज्यादातर वो जो पुराने जी, वाले आजसू थे, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्टूडेंट विंग था, उससे टूटे हुए लोग उनके साथ आए और उन्होंने एक पार्टी बनाई और आज तक वो पार्टी चल रही है 20 साल से। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सुदेश महतो के अंदर वो राजनीतिक मेच्योरिटी है कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं। जबकि जयराम महतो के साथ हमने भी देखा है, चुनाव के पहले उनके कई साथी चले गए उनको छोड़कर। तो ये अंतर है। तो राजनीतिक परिपक्वता आने में उनको समय लगेगा, हालांकि बहुत छोटे भी नहीं है, 30 साल की उम्र होने जा रही है, 30 साल कोई कम नहीं होता। हमने तो 26 साल 27 साल के विधायक भी देखे हैं। तो मैच्योरिटी जितनी बिल्कुल, जल्दी आ जाए उतना बढ़िया होगा मुझे लगता है। लेकिन हार उनकी जो है बेरमो में, ये वही उसी इमेच्योरिटी के चलते हुए, अगर वो मैच्योरिटी दिखाते हो सकता था कि बेरमो में भी अच्छी फाइट दे पाते। लेकिन वही जो अनूप सिंह को उन्होंने चुनौती दे दी, और एक ही धारा की राजनीति हर जगह नहीं चलती है, जमीन हर जगह अलग अलग होती है। लोग कहते हैं कि अनूप सिंह के कारण ही बोकारो में भी इंडिया ब्लॉक को फायदा मिला और बीजेपी को नुकसान हो गया। जी, वहां जयराम का फैक्टर भी कुछ काम किया, क्योंकि बिरंची नारायण जो विधायक थे भाजपा के, ग्रामीण क्षेत्रों में उनको अच्छी बढ़त मिलती थी, क्योंकि शहर में भी वहां कांग्रेस का अच्छा प्रभाव है बोकारो में पहले भी। 99,000 वोट जी, के आसपास 2019 के चुनाव में कांग्रेस की जो अभी जीतने वाली विधायक है उनको मिले थे। तो ग्रामीण वोटों में जयराम महतो की पार्टी ने जो कैंची चला दी, उसका नुकसान हो गया। और चूंकि वहां विरंची नारायण के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी थी, 3 बार से विधायक थे, और अनूप सिंह का अपना भी प्रभाव था, राहुल गांधी की 2 सभाएं भी हुई थी उस इलाके में। उन सब चीजों का उस पर ज्यादा असर पड़ा, लेकिन मुख्य कारण विरंची नारायण का उनका उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। भाजपा के जो भी बड़े नेता हारे, चाहे वो भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही हारे, विरंची नारायण हारे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इनको बड़ा पद मिल सकता है, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं अमर बावरी हो चंदन क्यारी से। भाजपा के जितने इस तरह के नेता थे जो अपने आप को ये मान के चल रहे थे कि अगर सरकार बनेगी तो बड़ा रोल मिलेगा, ये सारे नेता चुनाव हार गए। बाबूलाल मरांडी चूंकि इसलिए जीत गए क्योंकि वहां जो बीजेपी के बागी थे निरंजन राय, उनको आखिरी वक्त में बैठा दिया गया, भाजपा में उनको वापस ले आया गया। और अमित शाह से उनकी मुलाकात कराई गई। अब बहुत तेवर में दिखाई पड़ रहे थे, बहुत तेवर में दिखाई पड़ रहे थे निरंजन राय। मुझे देखिए, मैंने कुछ वीडियो देखे थे जिसमें निशिकांत दुबे उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग निरंजन राय जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और तमाम चीजें हो रही थी। तो निरंजन राय का बैठ जाना बाबूलाल मरांडी को फायदा कर गया। अब फायदा उनको बैठाया इसलिए गया क्योंकि एक खतरा यह था बीजेपी के जी, सामने कि उनका प्रोजेक्टेड सीएम ही हार जाता अगर निरंजन राय चुनाव में बने रह जाते। तो आखिरी वक्त में उनको बैठाया गया, प्रचारित किया गया कि नहीं, निरंजन राय बैठ गए हैं। इसके बावजूद, बैठने के बावजूद उनको करीब 1500-1600 वोट आ गए। तो ये अच्छा। खतरा था। तो भाजपा के जितने बड़े स्टारवार्ट थे वो सारे इस चुनाव में या तो हार गए या बहुत मुश्किल से जीते। आपने कहा कि बाबूलाल मरांडी प्रोजेक्टेड सीएम थे, कितने लोगों को सीएम बनाने का मतलब आश्वासन दे रखा था बीजेपी ने? अभी आपने बावरी का भी नाम ले लिया, कितने लोग इस लाइन में थे पता ही नहीं चलता है। हाँ, क्योंकि किसी को तो कहा नहीं गया था, भाजपा किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रही थी। तो जी, इसके चलते ये हो रहा था कि अमर बावरी के पीछे तर्क ये था कि भाजपा ने आदिवासी सीएम बना दिए, पिछड़ा को भी सीएम बना दिया रघुवर दास के रूप में। तो अब एक दलित की बारी है, शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार की बारी है, और आप चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं तो आप प्रबल दावेदार हैं। बाबूलाल मरांडी को बिल्कुल। भाजपा में लाया गया था, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, और चूंकि प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनका नाम चल रहा था कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो वो बनेंगे। चंपई सोरेन को लाया गया था, वो तुरंत तुरंत मुख्यमंत्री पद से हटे थे, तो उनको भी कहा गया था कि आपको आपकी हैसियत के अनुसार भारतीय जनता पार्टी पद देगी। तो 3-4 नाम तो चल रहे थे। अब भाजपा को सत्ता नहीं मिली, सत्ता मिलती तो ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता कि आखिर इस रेस में कौन आगे निकलता। तो सबसे बड़े लूजर तो चंपई सोरेन ही हो गए। देखिए, अब तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल पैदल ही हो गए, विधायक बनकर रह गए, बेटा भी चुनाव हार ही गया। तो चंपई सोरेन तो सबसे बड़े लूजर ही माने जाएंगे। जी, चंपई सोरेन बेचारे बीजेपी के ट्रैप में फंस गए। बीजेपी के ट्रैप में इनको चूहेदानी लगा के हिमंता विश्व शर्मा ने फंसा लिया। पहले तो देखिए, हाँ, हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आए तो ये नैतिकता का तकाजा है कि आप नंबर 2 को पद दे के गए हैं, और आपको अदालत ने ये जी, कहते हुए जमानत दी है कि आपकी गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं बनता। जी, जमानत देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा ईडी को कि आपने जिस आरोप में गिरफ्तार किया हेमंत सोरेन को, उसका कोई आधार नहीं था। और इस बात को जी, जेबीएम ने इस चुनाव में भुनाया भी। तो जब हेमंत सोरेन ने नंबर 2 को पद दिया था तो उनको जैसे जमानत मिली तो चंपई सोरेन को ऑफर करना चाहिए था कि अब आप आ गए हैं, आप संभालिए। हेमंत सोरेन के ऊपर बिल्कुल। छोड़ देते कि आप उनको कंटिन्यू करने के लिए कहते या सोचते। लेकिन हुआ ये कि
जी। जब हेमंत सोरेन को बेल मिली और वो जब जेल से छूट रहे थे, हम्म, तो चंपई सोरेन उनको हम्म, रिसीव करने नहीं गए। वो कैबिनेट की बैठक कर रहे अच्छा। थे। वो कैबिनेट की बैठक कर रहे थे। हम्म। हिमंता बिस्वा शर्मा हम्म। ने बाद में ये बोला भी कि मैं तो 5-6 महीने से चंपई सोरेन के संपर्क में था। तो एक एक धारणा ये भी चल रही थी कि अगर हम्म, चंपई सोरेन हम्म, लंबे समय तक हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद भी सीएम रहते, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को दो फाड़ कर जाते और उसके बाद हो सकता था कि बिल्कुल। भाजपा के सहयोग से सरकार बना लेते। उसके बाद भी हम्म। जब उनको उनसे इस्तीफा लिया गया, तो हेमंत सोरेन ने उनको मंत्री बनाया। चंपई सोरेन ने खुद कहकर मंत्री पद लेना स्वीकार किया। आप मुख्यमंत्री पद से हटते हैं और उसी सरकार में फिर मंत्री बन जाते हैं, तब आपका अपमान नहीं होता है। 40-45 दिन के जी। बाद चंपई सोरेन को जब भाजपा ने एहसास कराया कि आपका तो अपमान हो गया भाई साहब, तब चंपई सोरेन को लगा कि हाँ हम्म। हाँ मेरा तो अपमान हो गया, और तब ये सब चीजें शुरू हुई। तो मुद्दा यही था कि चंपई सोरेन उस समय भी अपने साथ 7-8 विधायक लेके जाएंगे, और उसके बाद जी। चुनाव में भाजपा एक बड़े नैरेटिव के साथ जाएगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में सब कुछ ठीक नहीं है, परिवार की पार्टी है, आदिवासियों का अपमान करती है। लेकिन ये सब चाल नहीं चली, और अब तो सबसे बड़े लूजर दिखाई दे रहे हैं चंपई सोरेन, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला। बिल्कुल। अगर जेएमएम में होते तो इसमें तो होशियार, हाँ, इसमें तो आनंद जी होशियार लालू यादव भी निकले कि उन्होंने देखिए किसी दूसरे पर विश्वास ही नहीं किया, जी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, रसोई घर से निकाल लिया। और देखिए दूसरा उदाहरण भी है कि जब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो फिर क्या परेशानी हुई थी। ठीक है, आज जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ ही एनडीए अलायंस में भी है, जी लेकिन मुख्यमंत्री हटा के रूप में उन्हें हटाने में किस तरीके की मशक्कत करनी पड़ी थी नीतीश कुमार को, यह बात भी हम और आप जानते हैं। तो चंपई सोरेन सबसे बड़े लूजर। लेकिन एक और बिंदु छूट गया जब हम बेरमो की चर्चा कर रहे थे। बेरमो और बोकारो और गिरिडीह की जब बात होती है तो रविंद्र पांडे की बात होती है। रविंद्र पांडे को क्यों सांसद का टिकट नहीं मिला था, और बेटिकट क्यों किए गए कि उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ा, और इसका परिणाम यह हुआ कि जो कुर्मी मतदाता बीजेपी के साथ थे वह भी जयराम महतो के साथ चले गए। देखिए, यह तो स्ट्रेटिकल मिस्टेक है। देखिए, 2019 का लोकसभा चुनाव जब था, भारतीय जनता पार्टी के जी। सिटिंग सांसद थे उस समय रविंद्र पांडे, और जी। आजसू उस समय दबाव बना रहा था कि वो एक लोकसभा सीट दी जाए उसको। हम्म। हजार, और हम्म। उसका जोर हजारीबाग लोकसभा सीट के लिए था, क्योंकि जो चंद्रप्रकाश चौधरी जिनको बाद में टिकट मिला आजसू की तरफ से, वो रामगढ़ से विधायक होते जी। थे। रामगढ़, मांडू, बिल्कुल। बड़का गांव, ये सब हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में आता है। लेकिन भाजपा को लगा कि नहीं, हजारीबाग एक तो हमारा पुराना गढ़ है, दूसरा वो हम्म। कम्युनल दृष्टि से देखें तो थोड़ा सेंसिटिव एरिया भी है, हिंदू मुस्लिम का वहां जी। चलता है। जी। तो भाजपा ने हम्म। उनको गिरिडीह शिफ्ट कर दिया, क्योंकि गिरिडीह भी मुस्लिम महतो बहुल इलाका है। तो वहां उनको जी। शिफ्ट किया गया, और बेचारे रविंद्र पांडे को बलि का बकरा एक तरह से बना दिया गया। तो हम्म। रविंद्र पांडे स्केपगोट बन गए, बिना किसी गलती के उनको पद से हटा दिया गया। उसका उसका उसकी भरपाई भाजपा ने इस तरह से की कि उनके बेटे विक्रम पांडे को 2019 के विधानसभा चुनाव में टुंडी से टिकट दिया, लेकिन वे बड़े अंतर से जी। चुनाव हार गए। और फिर एक बार उनको हम्म। भाजपा ने भरपाई करने के लिए इस बार बेरमो से टिकट दिया, लेकिन इस बार फिर वो चुनाव हार गए। तो टिकट तो उनका कटा हम्म। था इक्वेशन में, चूंकि आजसू को एक सीट देनी थी, और हजारीबाग भाजपा हम्म। नहीं चाहती थी कि आजसू को दी जाए, इसलिए उनका टिकट कटा था। और 2 बार उनको भाजपा ने विधानसभा में मौका दिया, एक बार बेटे को दिया, एक बार उनको भी दिया। लेकिन अब राजनीति में एक बार गाड़ी छूटती है तो दोबारा पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर जब आप पद से हट गए हो। तो ये उनके साथ हुआ है। 2024 के चुनाव में गिरिडीह में जब चंद्रप्रकाश चौधरी लड़, इस बार चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी भी हार गई रामगढ़ में। जी तो खैर 2024 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो चंद्रप्रकाश चौधरी जीते जरूर, लेकिन वहां भी जयराम महतो ने बड़ी टक्कर दी थी। जी जयराम महतो तीसरे नंबर पर थे, लेकिन 3,45,000 वोट उनको आए थे, और बिल्कुल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। निर्दलीय उम्मीदवार थे। और गोमिया में और डुमरी, 2 विधानसभा क्षेत्रों में उनको बढ़त मिली थी। हालांकि गोमिया में हम्म। उनकी पार्टी नंबर 2 पे रही, और डुमरी में वो चुनाव जीत गए इस बार। जी। जी तो चलिए देखिए, अब दूसरे पक्ष की ओर चलते हैं। रघुबर दास की चर्चा हम करते हैं। रघुबर दास 2019 में मुख्यमंत्री थे, लेकिन चुनाव हार गए, भाजपा की सरकार भी चली गई। हाँ, भाजपा ने उन्हें फिर से ऑबलाइज किया, उन्हें उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया, झारखंड की राजनीति में सक्रिय नहीं रहने दिया। 2024 में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी ने गैर आदिवासी राजनीति को छोड़ा, यह भी हार की एक वजह है। लेकिन हम जमशेदपुर पूर्वी की बात करेंगे। रघुबर दास 2019 में हार जाते हैं, लेकिन 2024 में रघुबर दास की बहु चुनाव जीत जाती, यह कैसे हो गया? देखिए, 2019 और 24 का जो मूलभूत अंतर है, 2019 जी। में जनाक्रोश रघुवर दास के खिलाफ था।
रघुवर दास के सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। रघुवर दास का जो की जो निजी छवि थी, उनका जो पर्सनल इमेज था, वो खराब हो गया। एक तो जो विपक्ष था उस समय, हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी विपक्ष में थी। सोशल मीडिया में उनको ऐसे प्रोजेक्ट किया गया जैसे रघुवर दास कोई खलनायक हैं, उनको तरह तरह नशे में धुत रहने वाला व्यक्ति बताया गया, अहंकारी बताया गया। छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स वायरल किए गए जिसमें वो किसी अफसर को डांट रहे हैं, या किसी एक लड़की के जिसका निधन हो गया था, उसको जला दिया गया था, उसके पिता को डांट रहे हैं। तो ये सब क्लिप्स बहुत चलाए गए, और मुख्यमंत्री रहते हुए, पूरा प्रचार तंत्र हाथ में रहते हुए रघुवर दास अपनी छवि बचा नहीं पाए। ये उनके साथ समस्या हो गई। तो रघुवर दास के खिलाफ एक तो पहले से एंटी इनकम्बेंसी थी, दूसरा उन्होंने जो कर लिया वो जमशेदपुर पश्चिम से रघुवर दास का टिकट कटवाने का जो काम था उन्होंने किया, तो सरयू राय का। तो ये जो जनाक्रोश और एंटी इनकम्बेंसी थी, उसमें एक नया फैक्टर जुड़ गया कि आपने एक ऐसे नेता को अपमानित किया जो ईमानदार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर रहता है और साफ स्वच्छ छवि का व्यक्ति है। तो ये जनाक्रोश दुगना हो गया। ये भाजपा कार्यकर्ताओं का आक्रोश नहीं था, ये आम जनता का आक्रोश था, जिसकी वजह से रघुवर दास 2019 का चुनाव हार गए। लेकिन 2024 में जनाक्रोश भाजपा के खिलाफ नहीं था। 2024 में भाजपा के एक वर्ग का आक्रोश था कि परिवारवाद है, खुद चुनाव हार गए तो अब बहू को ले आए। तो भाजपा का एक वर्ग था जो आक्रोशित था। आनंद सवाल और ले लेते हैं। लोग कहते हैं कि देखिए बहू जीत गई, यदि बेटा खड़ा होता तो स्थितियां फिर से खराब होती। बेटे को लेकर बहुत अच्छी छवि नहीं है जमशेदपुर के लोगों में कि रघुवर दास का बेटा भी, मतलब लोग कई किस्से कहानियां कहते हैं जी। तो बेटे, आप सही कह रहे हैं, बेटा को हर आदमी चाहता है कि बेटा ही वंश आगे बढ़ाए, लेकिन बेटे के साथ कुछ समस्याएं हैं। अभी कुछ महीने पहले उड़ीसा के राजभवन में एक अधिकारी ने आरोप लगाया था कि राज्यपाल के बेटे ने उसके साथ मारपीट किया, और बड़ा हंगामा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ था। रघुवर दास जब यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तभी भी बहुत सारे किस्से कहानियां हैं, उसमें बहुत सारी चीजें पुष्ट है, बहुत सारी अपुष्ट है। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, एक ऑडियो वायरल हुआ था बहुत, जिसकी चर्चा हुई थी। उसमें किसी महिला के साथ उनके संवाद थे, और चौक चौराहों पर ऐसे बहुत सारी चीजें थी, किसी को डांट दिया, किसी को धमका दिया। तो बेटे की छवि अच्छी नहीं थी, और पूरे चुनाव में रघुवर दास ने अपने बेटे को और अपने भाई भतीजों को कह दिया था कि तुम लोग चुनाव में नजर मत आना, घर के अंदर रहिए। अच्छा, हाँ, जो अंदर से तो बातें कैबिनेट, अपने किचन कैबिनेट में संभालो, ये सब चीजें करो, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में या जनता के बीच में नहीं जाने दिया। तो रघुवर दास ने भी एक परिपक्वता का परिचय दिया, सूझबूझ दिखाई कि कम से कम इन लोगों को आगे रखेंगे तो कोई रिएक्शन ना हो जाए। और बहू उनकी जो थी, बहू जो है वो, उनको दाद देनी होगी। पहली बार लग नहीं रहा था कि चुनाव लड़ रही है, सबसे विनम्रता से मिलना, सबके पैर छूना। और मुझे लगता है कि शुरू में जो आक्रोश था या जो लोगों में नाराजगी थी भाजपा के कार्यकर्ताओं में, उनको उनकी बहू ने अकेले ही, मुझे लगता है, शांत कर दिया। और पूरे चुनाव में रघुवर दास लगातार जमे रहे, एक दो बार बीच बीच में गए होंगे, उन्होंने भी व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को समझाया बुझाया, और लोगों का जो नाराजगी था कार्यकर्ताओं का, उसको शांत किया। लेकिन मूल रूप से भाजपा के जो वोटर थे उनमें वो नाराजगी नहीं थी, वो नाराजगी 2019 में, वो नाराजगी 2024 में नहीं थी। और डॉक्टर अजय कुमार के साथ जो यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनके साथ समस्या ये थी कि चुनाव की तैयारी और चुनाव का प्रचार दोनों उनकी तरफ से थोड़ा सा कमजोर मुझे लगा, क्योंकि उनकी योग्यता पर, उनकी छवि पर कोई सवाल नहीं है, उनकी लोकप्रियता पर कभी किस तरीके से शांत कराया था। देखिए, मुझे तो याद है 1994 के वो दिन याद है कि जमशेदपुर कैसे स्मशान घाट बन रहा था, और किस तरीके से वहां खान ब्रदर्स और उधर गरम नाला लड़ाई चल रही थी, रोज लाशें मिल रही थी। टाटा कंपनी ने कह दिया था हम शहर छोड़ देंगे, और टाटा ही छोड़ देता तो फिर जमशेदपुर बचता क्या। फिर किन परिस्थितियों में टाटा ने लालू यादव से कहा कि डॉक्टर अजय कुमार की तैनाती कीजिए, फिर वहां इनकाउंटर शुरू हुए। तो डॉक्टर अजय कुमार की वो छवि लगता है लोग भूल भी गए होंगे, क्योंकि अब नए जमाने के वोटर। नहीं, थोड़ी सी देखिए राजनीति, अजय कुमार को ये भी समझना चाहिए था कि वो चुनाव लड़ने कहाँ आए। एक चुनाव हालांकि उन्होंने जीता था, उपचुनाव जीता था लोकसभा का, जीते भी थे, लेकिन मैंने चुनाव में जो ऑब्जर्व किया उनको, ये दिल्ली नहीं है या कोई ये बेंगलोर नहीं है, ये जमशेदपुर है। देखिए, शहर भले आधुनिक हो, लेकिन ज्यादातर आबादी अभी भी उसी माइंडसेट की है, बिहारी मध्य वर्ग है, बंगाली है। तो इनका जो प्रचार था, कभी गिटार बजाते हुए वीडियो डाल रहे हैं, कभी, तो ये देखिए एक छोटे से वर्ग को आकर्षित कर सकता है, लेकिन एक मतदाता के बड़े वर्ग को आकर्षित करने के लिए एक तो आपको रहना पड़ेगा। अजय कुमार के साथ समस्या ये कि वो लगातार रहते नहीं है यहाँ,
दूसरा वो अच्छा। जो मुद्दे उठा रहे थे, वो मुद्दे हम्म। हायर किए हुए मुद्दे थे। जैसे इस मुद्दे को किसी ने पहले कोई उठा लिया, उसके बाद अजय कुमार उसी हम्म। मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 4 दिन के बाद या 8 दिन के बाद। हम्म। तो मुद्दे भी उनके अपने नहीं थे। उनके पास जो आसपास जो टीम थी, वो टीम उनको अच्छे मुद्दे नहीं दे रही थी, अच्छा फीडबैक नहीं दे रही हम्म। थी। और मुझे लगता है कि इस कारण भी अजय कुमार का प्रचार प्रभावित हुआ, क्योंकि उनके पार्टी के लोग ही नहीं चाहते थे कि वो चुनाव जीत जाए, क्योंकि पश्चिम अच्छा, में भीतर का था? बहुत बहुत पूरा भीतरघात ही तो ज्यादा था। अच्छा। देखिए, जमशेदपुर पश्चिम में हाँ। बन्ना गुप्ता थे और वो मानकर बैठे थे कि हम चुनाव हम्म। जीत जाएंगे और मंत्री बन जाएंगे। तो अब हम्म। उनको ये खतरा था कि जी। अगर अजय कुमार मंत्री बन गए, जीत गए, तो फिर अजय कुमार मंत्री हम्म। बनेंगे। बन्ना गुप्ता को लग रहा था कि उनका पत्ता जी। कट सकता है, क्योंकि अजय कुमार अच्छा। पद में बड़े हैं, राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस के भीतर भी, उनका प्रोफाइल बहुत बड़ा जी। है। तो अगर अजय कुमार और बन्ना हम्म। गुप्ता दोनों यहाँ से चुनाव जीत गए होते, और अभी जैसा हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बहुमत की सरकार हेमंत सोरेन की है, तो यहाँ से अजय कुमार हम्म। मंत्री बनते या डिप्टी सीएम के दावेदार होते। तो बन्ना गुप्ता नहीं चाहते थे। अच्छा। कांग्रेस के वहां जो हम्म। जिलाध्यक्ष है जमशेदपुर पूर्वी में, आनंद बिहारी दुबे, 2014 का चुनाव हम्म। लड़े थे, 38,000 वोट लाए थे। उनकी कहीं ना कहीं इच्छा थी जी। कि हम भी चुनाव लड़े, क्योंकि हम्म। 2019 में कांग्रेस ने गौरव वल्लभ को भेज दिया था वहां चुनाव लड़ने के लिए। तो उनकी हम्म। इच्छा थी कि हम चुनाव लड़ें। तो कांग्रेस का ही एक बड़ा तबका ये नहीं चाहता था कि अजय कुमार चुनाव जीते, और इसके कारण अजय जी। कुमार की अपनी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। कमी चुनाव प्रबंधन में हम्म। है, और कमी थोड़ा अजय कुमार की तरफ से थी कि ज्यादा समय नहीं दे पाए वो, क्योंकि 3 राज्यों के प्रभारी भी थे, तो इसलिए समय हम्म। उनको थोड़ा कम दिया उन्होंने। लेकिन भीतरघात और दूसरा मुद्दों का अभाव और चुनाव प्रबंधन में जो थोड़ी समस्या थी, वो उनके चलते चुनाव। मैं एक दिन के लिए जमशेदपुर गया था। जमशेदपुर पूर्वी में बबुआन की बड़ी चर्चा हो रही थी। कोई एक भाजपा के बागी खड़े हो गए थे। उनकी क्या स्थिति रही और उनकी क्या भूमिका रही? देखिए, वो तीसरे नंबर पर है, करीब 16,000 के आसपास वोट उनको मिले। जी। थे भाजपा, देखिए भाजपा में वो थे, लेकिन भाजपा में कभी किसी बड़े पद पर नहीं रहे वो। संघ से हम्म। नजदीक माने हम्म। जाते हैं, लेकिन भाजपा में कभी किसी बूथ कमेटी के प्रमुख तक नहीं रहे। लेकिन चूंकि एक अच्छा। भाजपा का जो एक असंतुष्ट वर्ग था, और चूंकि सरयू राय वहां हम्म। से शिफ्ट कर दिए गए थे जमशेदपुर पश्चिम की तरफ, तो सरयू राय के जो हम्म। समर्थक थे, वो उनके साथ हम्म। लग गए थे, क्योंकि उनके तो रघुवर दास के यहाँ भी चलती नहीं थी। तो जो सरयू राय के समर्थक बिल्कुल। थे, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो शिवशंकर सिंह जो खड़े थे उनका समर्थन करें। और भाजपा का भी एक जो वर्ग हम्म। नाराज था कि अब रघुवर दास के बाद उनकी बहू को मिल गया, तो हमारा तो पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो गया, आगे कोई स्कोप नहीं बचा। वैसे लोग उनके साथ आए, तो हम्म। 16,000 वोट शिवशंकर सिंह पहली बार लड़के लाए हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी उनके लिए उपलब्धि है, पहली बार चुनाव लड़के 16,000 वोट ले आना, खास करके जब अजय कुमार जैसा दिग्गज सामने हो और रघुवर दास की बहू एक तरफ हो। तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी चुनाव जी। ठीक ठाक ही रहा। अच्छा आनंद जी, ये बताइए, देखिए अब तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन ही गए, बीजेपी को विपक्ष में बैठना है। नेता विपक्ष आप किसे देख रहे हैं इन परिस्थितियों में, क्योंकि बड़ी भूमिका होती है और बीजेपी में कई चेहरे हैं। जी, तो मुझे लग रहा अभी अभी जो चर्चा 2 नामों की हो रही, एक नाम तो बाबूलाल जी। मरांडी का ऑब्वियस नाम है, प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री रह चुके हम्म। हैं, तो नेता प्रतिपक्ष की बात चल रही है। पिछली बार भी भाजपा की तरफ से जी। वही थे, लेकिन उस समय चूंकि वो झारखंड हम्म। विकास मोर्चा विलय करके आए थे, तो मान्यता उनको हेमंत सोरेन की सरकार ने नहीं दी, विधानसभा के अध्यक्ष ने भी नहीं दी, तो नहीं बन पाए। लास्ट में जी। आखिरी समय में अमर बावरी बने। लेकिन इस बार भाजपा से हम्म। जीत के आए हैं, तो ज्यादा उम्मीद है कि बाबूलाल मरांडी बनेंगे, और या फिर सीपी सिंह जो रांची के विधायक है, 7वीं बार चुनाव जीत के आए हैं, उनकी चर्चा हो रही, क्योंकि हम्म। वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो विधायी कार्यों का भी अनुभव है, विधानसभा के संचालन का भी अनुभव है। तो इन 2 लोगों के बीच ये चल रहा है कि भाजपा किसको बनाएगी। अगर भाजपा फॉरवर्ड वोट साधना चाहेगी, जो उसके साथ खड़ा रहा है हम्म। संकट की घड़ी में, तो सीपी सिंह बनाए जा सकते हैं। जी। भाजपा के साथ हम्म। समस्या है कि अब कोई बड़ा ओबीसी चेहरा नहीं है, वीरेंद्र नारायण भी हार गए हैं, तो और एक आदिवासी चेहरे के रूप में बाबूलाल मरांडी हैं। तो मरांडी या सीपी जी। सिंह, इन दोनों में से चर्चा हो रही, क्योंकि तीसरे एक आदिवासी नीलकंठ सिंह मुंडा थे, वो भी चुनाव हार गए, 6 बार के विधायक थे। तो हम्म। ज्यादा ऑप्शन बचा नहीं है बीजेपी के पास। तो मुझे लगता है कि तो, सीपी सिंह या तो मरांडी। इसका तो इसका आशय ये है कि जब बीजेपी समीक्षा कर रही है और नए भाजपा अध्यक्ष की भी बात हो रही, तो भाजपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष एक आदिवासी होगा और एक गैर आदिवासी होगा। जी, ये होगा। तो क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों का भरोसा खो दिया है, एक सीट मिली है, वो भी जी। चंपई सोरेन जैसा बड़ा चेहरा था तो मिल गई। मुझे लगता है कि बीजेपी अब बिल्कुल। अपनी पुराने ढर्रे पर आएगी। वो जो ओबीसी राजनीति हम्म। कर रही थी,
तो चूंकि रघुवर दास तो राज्यपाल है, तो मुझे लगता है कि कोई ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा और एक आदिवासी हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए। अगर आदिवासी नेता प्रतिपक्ष बनेगा तो ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। मनीष जायसवाल के नाम की चर्चा हो रही है, जो हजारीबाग से सांसद हैं, और एक आध नामों की चर्चा है। तो अभी देखना होगा क्या करती है बीजेपी। तो चलिए, आपने देखा झारखंड डायरी, हमने कई मसलों पर चर्चा की और कई संदर्भों में चर्चा की। देखिए, जयराम महतो की चर्चा की हमने, रघुवर दास की चर्चा की। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी टिप्पणी दें। आगे आपकी राय का हम ख्याल रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।